नमस्कार दोस्तों, आज 15 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन हो गया है और मजबूत। और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कर दिया है किसान आंदोलन का समर्थन। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसानों को असंतुष्ट कर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बंगाल का, जहां चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, 2 दिग्गज नेताओं ने छोड़ दी है पार्टी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना के बढ़ते मामले के बीच राहुल गांधी ने की है अपील, कहा मैंने तो पहले ही चेताया था। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई और किसान आंदोलन भाजपा को बंगाल में धूल चटा सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। बोले, किसानों को असंतुष्ट कर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। जी हां दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों व किसान आंदोलन का पक्ष लेते हुए रविवार को कहा कि जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट हो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मलिक ने यहां गृह जनपद में अपने अभिनंदन समारोह में कहा कि यदि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता दे देती है तो प्रदर्शनकारी किसान मान जाएंगे। उन्होंने कहा, आज की तारीख में किसानों के पक्ष में कोई भी कानून लागू नहीं है। जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट होगा वह देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट होगा वह देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। उस देश को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अपनी फौज और किसान को संतुष्ट करके रखिए। मलिक ने किसानों की दशा का जिक्र करते हुए कहा, इन बेचारों की स्थिति आप देखिए। वे लोग जो चीज उपजाते हैं उसके दाम हर साल घट जाते हैं और जो चीजें खरीदते हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, चुनाव से पहले भाजपा को झटका, 2 दिग्गज नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बीच रविवार को भाजपा को 2 बड़े झटके लगे। चुनाव में टिकट न दिए जाने से नाराज दिग्गज नेता सोवन चटर्जी ने भगवा दल छोड़ दिया। चटर्जी पूर्व में कोलकाता के मेयर रहे हैं और साल 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें अपनी पारंपरिक सीट बेहला पूर्व से आलाकमान ने टिकट देने से इनकार कर दिया। पार्टी ने यहां से पायल सरकार को टिकट दिया है। वो 25 फरवरी को भाजपा में शामिल हुई थी। पूर्व मेयर यहां से खुद के लिए टिकट चाहते थे। पूर्व मेयर सोवन चटर्जी भाजपा नेत्री बैशाखी बनर्जी के लिए भी बेहला वेस्ट से टिकट चाहते थे। पार्टी ने दोनों में से किसी को टिकट नहीं दिया। दरअसल पार्टी चाहती थी चटर्जी बेहला पश्चिम से चुनाव लड़े, क्योंकि उनकी पत्नी रही रत्ना चटर्जी को बेहला पूर्व से टिकट दिया गया है। पार्टी नहीं चाहती है कि यहाँ चुनावी मैदान दोनों के बीच मुकाबले का क्षेत्र बने। बीजेपी ने सोवन चटर्जी को बेहाला पश्चिम से अपना उम्मीदवार घोषित करने का फैसला कर किया था, लेकिन घोषणा होने से पहले ही कोलकाता के पूर्व मेयर ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार रविवार को बैशाखी बनर्जी ने भाजपा से सोवन चटर्जी के इस्तीफे की घोषणा की। बैशाखी बनर्जी ने भी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भाजपा से अलग होने के निर्णय की जानकारी दी। बैशाखी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज का अपमान हमारे साहस को कम नहीं कर सकता है। सोवन चटर्जी का इस्तीफा भाजपा के लिए एक झटका है, क्योंकि भाजपा सोवन के सहारे ही दक्षिण 24 परगना में अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती थी। सोवन चटर्जी और बैशाखी बनर्जी ने अपना इस्तीफा दिल्ली के राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। पिछले दिनों भाजपा का दामन थामने वाली बांग्ला सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री पायल सरकार को बेहाला से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा में शामिल हुई अन्य अभिनेत्रियों पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। तनुश्री चक्रवर्ती श्यामपुर से और अंजना बसु को सोनारपुर दक्षिण से टिकट दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहुल गांधी ने की अपील, कहा मैंने तो पहले ही चिताया था। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों में हालिया उछाल पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही चिताया था कि कोरोना संक्रमण देश के लोगों के लिए अभी भी बड़ा खतरा है। लिहाजा आप सभी सावधानी बरतें और मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलें और कोविड संबंधित नियमों का पालन करें। बता दें कि राहुल गांधी पहले भी देश में कोविड हालातों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाते रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने एक ग्राफ भी शेयर किया है जो कि हफ्तों के अनुसार कोरोना के मामलों को दर्शा रहा है। इस ग्राफ के अनुसार पिछला हफ्ता खतरनाक वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले दर्शा रहा है। इसके अनुसार साल के 12वें हफ्ते में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण मामले 15,59,090 दर्ज किए गए। बताते चले कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को भारत में कोविड-19 के 26,291 नए मामले सामने आए, जो पिछले 85 दिनों में सबसे अधिक दैनिक वृद्धि है। इन नए मामलों के साथ ही देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर
1,13,85,339 हो गए हैं। इसके अलावा संक्रमण से 118 नई मृत्यु हुई। देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,58,785 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मतदान वाले राज्यों में 26 मार्च को भारत बंद नहीं होगा, संयुक्त किसान मोर्चा। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं उन्हें 26 मार्च को भारत बंद से अलग रखा जाएगा। मोर्चा अपने आंदोलन को तेज करने के लिए 17 मार्च को ट्रेड यूनियनों, ट्रांसपोर्ट यूनियन एवं अन्य जन अधिकार संगठनों के साथ कन्वेंशन करेगा। एसकेएम ने अपने घटक संगठनों को भी 17 मार्च को होने वाले कन्वेंशन को लेकर निर्देश दिए हैं कि हर जिला मुख्यालय और उपखंड मुख्यालयों पर अभी ऐसी बैठक आयोजित की जाए। एसकेएम के अनुसार सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एमएसपी की घोषणा किए जाने पर उत्पादन की पूरी लागत कवर हो जाती है, लेकिन इसमें सरकार के कई झूठ निहित हैं। न तो पूरी लागत को कवर किया जाता है, न ही एमएसपी असल रूप में मिलता है। एसकेएम का कहना है कि वह सरकार के रवैये की निंदा करता है और एक बार फिर मांग करता है कि डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में तुरंत कटौती की जाए और एमएसपी की गारंटी कानूनी अधिकार के रूप में दी जाए। मोर्चा ने निजीकरण व कॉर्पोरेट एजेंडे के खिलाफ प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 3 कृषि कानूनों व एमएसपी के साथ साथ पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी उठाया गया है। एसकेएम 15 मार्च को व्यापार संगठनों के साथ मिलकर निजीकरण और कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाएगा। इसके तहत एसकेएम व्यापार संगठनों के साथ मिलकर रेलवे स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन करेगा और एसडीएम कार्यालयों व जिला स्तर पर धरना देकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी संपत्तियों के निजीकरण पर भड़के राहुल गांधी, बोले ये सरकार बनाना नहीं सिर्फ बेचना जानती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सरकारी संपत्तियों के निजीकरण करने के फैसलों की कड़ी आलोचना की है। राहुल ने कहा है कि इससे आम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ कारोबारियों के फायदे के लिए ये किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि ये सरकार बनाना नहीं बेचना जानती है। सोमवार को राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक खबर शेयर की है जिसमें बताया गया है कि सरकार 4 हवाई अड्डों को बेचना चाहती है। इस खबर को शेयर करते हुए राहुल ने कहा कि ये सरकार सिर्फ बेचना जानती है, ये निजीकरण आम लोगों को सिर्फ मुश्किल में डालेगा जबकि कुछ कारोबारियों को मदद करेगा। राहुल ने इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन के हैशटैग के साथ ये ट्वीट किया है। मौजूदा सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने की वकालत करती रही है। हाल ही में बजट के दौरान भी सरकार ने कई संस्थाओं के निजीकरण का ऐलान किया है, जिसमें बैंक, हवाई अड्डे और कई दूसरी संपत्तियां हैं। इसको लेकर राहुल गांधी बीते काफी समय से मुखर हैं। राहुल का कहना है कि देश में सभी संस्थाएं अगर निजी हाथों में चली जाएंगी तो इससे गरीब आदमी के लिए मुश्किल होगी। राहुल गांधी मौजूदा प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के लिए लगातार ये कहते रहे हैं कि ये सरकार आम लोगों की बजाय बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाती रही है। राहुल गांधी ने लगातार गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से पीएम नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर भी सवाल किए हैं। देश की कई सार्वजनिक संपत्तियों को अडानी और रिलायंस ग्रुप के हाथों में दिए जाने को लेकर राहुल सवाल करते रहे हैं। राहुल का कहना है कि नरेंद्र मोदी के फैसलों पर इन कारोबारियों का असर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का दावा, असम को छोड़कर सभी राज्यों में चुनाव हारेगी भाजपा। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को दावा किया कि असम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बाकी 4 राज्यों में चुनाव हारेगी। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के रुझान से देश को एक नई दिशा मिलेगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती शहर में संवाददाताओं से बातचीत में पवार ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। महाराष्ट्र की शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार में पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस के साथ एक घटक है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल में होने हैं। मतों की गिनती 2 मई को होगी। उन्होंने कहा 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बारे में आज बात करना गलत है, क्योंकि इन राज्यों की जनता इस बारे में निर्णय करेगी। जहां तक केरल का सवाल है, वाम दल और आकांपा एक साथ आए हैं और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में लोग द्रमुक एवं इसके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन का समर्थन करेंगे और वे लोग सत्ता में आएंगे। राकांपा प्रमुख ने कहा पश्चिम बंगाल में केंद्र खासकर भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और एक बहन पर हमला करने का प्रयास कर रही है जो राज्य के लोगों के लिए लड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी। पवार ने कहा कि असम की स्थिति से वह अवगत हैं और उनकी पार्टी के लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि वहां सत्तारूढ़ भाजपा दूसरों की तुलना में अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कुल मिलाकर भाजपा असम में सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन अन्य चुनावी राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ेगा और उन राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में आएंगी। उन्होंने कहा मुझे भरोसा है कि इस रुझान से देश को एक नई दिशा मिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, व्हील चेयर से ममता बनर्जी की हुंकार, बोली घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिमी बर्धमान जिले के दुर्गापुर इलाके पहुंची हैं। पैर में चोट लगने के बाद ममता बनर्जी की किसी जिले में यह पहली यात्रा है। वो सोमवार और मंगलवार को पुरुलिया और बांकुड़ा में रैली को संबोधित करेंगी। इससे पहले रविवार को ममता दुर्गापुर गांधी मैदान स्थित हेलीपैड पहुंची। रविवार रात को वह दुर्गापुर सिटी सेंटर में रुकेंगी। सोमवार को वह यहां से पुरुलिया के लिए रवाना होंगी। हेलीपैड से उतरने के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठी दिखाई दे रही थी। जंग बंगाल में फिर से उबाल आने वाला है। चोट के बाद ममता बनर्जी चुनावी युद्ध में फिर उतर चुकी है। ममता बनर्जी ने रविवार को दक्षिणी कोलकाता में व्हीलचेयर से हुंकार भरी। वह व्हीलचेयर से रोड शो कर रही है। ममता बनर्जी का ये रोड शो 5 किलोमीटर लंबा था, जो उनके ही गढ़ पार्क स्ट्रीट से शुरू हुआ है। ममता बनर्जी रविवार को 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए हजारा पहुंची। मंच पर पहुंचकर ममता ने कहा कि मैंने जीवन में काफी चोटें खाई हैं, लेकिन बंगाल के लोगों के दर्द से ज्यादा मेरा दर्द नहीं है। देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। नंदीग्राम में लोगों को सलाम करती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पैर में चोट भले लगी है, लेकिन पूरे राज्य का दौरा करूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने मंच से कहा कि अगर लोग हमें वोट देते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र उनके पास लौट आए। बंगाल के खिलाफ सभी साजिशों को नष्ट किया जाएगा। मैं विश्वास दिलाती हूं कि मैं व्हील चेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करूंगी। खेला होबे, घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम निडर होकर लड़ेंगे। अब भी मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं लोगों का दर्द ज्यादा महसूस कर रही हूं। हमने अपनी जमीन की इस लड़ाई में बहुत नुकसान उठाया है और हम और अधिक पीड़ित होंगे, लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। हम डरपोक लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट पर अपनी स्थिति साफ की। चुनाव आयोग अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला किया गया है, इसके कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। यानी ममता के पैर में नंदीग्राम में जो चोट लगी वो एक हादसा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त मंच ने खोला मोर्चा, कल से पुरजोर विरोध की तैयारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की संयुक्त मंच तथा संयुक्त किसान मोर्चा ने व्यापक संयुक्त आंदोलन करने की घोषणा की है। कहा है कि लगातार स्वतंत्र आंदोलनात्मक गतिविधियों के बावजूद केंद्र सरकार अपने अड़ियल रवैये दिखा रही है। एटक के विश्वजीत देव ने कहा है कि किसान एवं मजदूरों के लंबित न्यायोचित मांगों पर कोई ध्यान नहीं देने तथा विदेशी और स्वदेशी कॉर्पोरेट के हितों की कीमत पर हमारे देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को खतरे में डालते हुए देश की प्राकृतिक संस्थान एवं सार्वजनिक संगठनों की विनिवेशीकरण एवं निजीकरण के विनाशकारी प्रयास लगातार जारी है। किसान एवं मजदूर संगठनों के संयुक्त मंच ने इस प्रयासों के खिलाफ अपने अपने स्वतंत्र आंदोलन तथा एकजुटता कार्यक्रम की घोषणा की गई है। यह है प्रमुख मांगे: मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड वापस लेना, किसान विरोधी तीनों कानून और बिजली बिल 2020 वापस लेना, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण एवं निगमीकरण पर रोक, देश भर में सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करने की मांगों को लेकर अब व्यापक संयुक्त आंदोलन करने का निर्णय लिया है। पूरे देश के पैमाने पर ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच एवं संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त प्रदर्शन के माध्यम से 15 मार्च को राष्ट्रव्यापी निजीकरण एवं निगमीकरण विरोध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही निजीकरण के खिलाफ 15 एवं 16 मार्च को बैंक कर्मियों की 2 दिन की हड़ताल, 17 मार्च जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारियों की हड़ताल एवं 18 मार्च LIC के कर्मचारियों की हड़ताल को समर्थन देने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में आने वाले 23 मार्च एवं 26 मार्च को किसान एवं मजदूरों के संयुक्त कार्यक्रमों को भी सफल बनाने को निर्णय लिया गया है। अगले चरण में और अधिक एकजुट संघर्ष के लिए संयुक्त प्रचार अभियान, किसान पंचायतों, बैठकों, रैलियों आदि आयोजित किया जाएगा। इसी कड़ी में कोल्हान क्षेत्र में मुख्य कार्यक्रम जमशेदपुर में 15 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिष्टपुर के सामने मजदूर एवं किसान संगठनों की संयुक्त प्रदर्शन द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा ग्राहरा, गोरा चाकुलिया, घाटशिला आदि जगह में भी प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन को सफल बनाने में एटक के अंबुज ठाकुर, विश्वजीत देव, सीटू से लोटन दास, भुवनेश्वर तिवारी आदि लगे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम इलेक्शन 2021, योगेंद्र यादव ने की जेल में बंद अखिल गोगोई से मुलाकात, कहा बीजेपी को हराना है मकसद। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। इस बीच एक्टिविस्ट व स्वराज इंडिया पार्टी के प्रमुख योगेंद्र यादव ने रविवार को जेल में बंद राइजर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई से मुलाकात की और लोगों से असम में सत्तारूढ़ बीजेपी को हराने की अपील की। यादव और किसान संघर्ष समिति के नेता सुनीलम ने गोगोई से गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुलाकात की। अखिल गोगोई शिवसागर सीट से चुनावी अखाड़े में है। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गोगोई को यूपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और तभी से वह जेल में है। अखिल गोगोई असम के किसान संगठन कृषक मुक्ति संग्राम समिति और 70 अन्य संगठनों द्वारा समर्थित राइजर दल के अध्यक्ष भी हैं। योगेंद्र यादव ने कहा, गोगोई ने पहले 2 चरणों के चुनाव में 86 सीटों पर 19 उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनका लक्ष्य यह बीजेपी की हार सुनिश्चित करना है। यादव ने कहा कि वह गोगोई से पिछले साल फरवरी में जेल में मिले थे और तब से उनकी स्वास्थ्य स्थिति काफी खराब है। उन्होंने कहा उन्हें काफी
मानसिक यातना दी गई है और उनकी स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन फिर भी वैचारिक स्पष्टता, मेंटल रिजॉल्व और उनके द्वारा दिखाया गया साहस एक मॉडल है। यादव ने आरोप लगाया कि गोगोई को जेल में यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है कि वह चुनाव के दौरान लोगों से बातचीत ना कर सके। उन्होंने कहा, यह एक क्रिमिनल ट्रायल नहीं है बल्कि एक राजनीतिक ट्रायल है। यादव ने कहा कि वह राजनीति पर चर्चा करने नहीं गए थे, लेकिन गोगोई यह जानने के लिए बहुत इच्छुक थे कि किसानों का आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहा है। असम में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 12 जिलों की 47 विधानसभा सीटों में वो वोट पड़ेंगे। पहले चरण की अधिसूचना 2 मार्च को जारी की गई। 27 मार्च को मतदान होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। 13 जिलों की 39 विधानसभा सीटों का चुनाव दूसरे चरण में होगा। दूसरे चरण की अधिसूचना 5 मार्च को जारी हो गई। 1 अप्रैल को मतदान और 2 मई को नतीजे आएंगे। तीसरे चरण में 12 जिलों की 40 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण की अधिसूचना 12 मार्च को जारी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 15 और 16 मार्च को बैंक हड़ताल, जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस पर पड़ सकता है प्रभाव। करीब 10 लाख कर्मचारी लेंगे भाग। जी हां दोस्तों, लगातार 4 दिन से बैंक बंद हैं। प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल की घोषणा की है। 13 मार्च को सेकंड शनिवार और 14 को रविवार है। 15 और 16 मार्च को बैंक में हड़ताल है, यानी 4 दिन से बैंक बंद हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते सोमवार और मंगलवार को देश भर में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हड़ताल के कारण जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस और ऋण स्वीकृति जैसे सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। 9 यूनियनों के सम्मिलित संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन के एक बयान में दावा किया गया है कि बैंकों के लगभग 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग लेंगे। भारतीय स्टेट बैंक सहित कई सरकारी बैंकों ने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि यदि हड़ताल होती है तो उनका सामान्य कामकाज शाखाओं और कार्यालयों में प्रभावित हो सकता है। बैंकों ने यह भी बताया कि वे बैंक शाखाओं और कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। पिछले महीने पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव CH वेंकटचलम ने कहा कि 4, 9 और 10 मार्च को अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही, अतः हड़ताल होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट, देश फूंककर मित्रों का फायदा, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और रोजगार को लेकर मोदी सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि केंद्र सरकार की दोनों हाथों से दिन दहाड़े लूट, 1 गैस, डीजल, पेट्रोल पर जबरदस्त टैक्स वसूली, दूसरा मित्रों को PSU, PSB बेचकर जनता से हिस्सेदारी, रोजगार व सुविधाएं छीनना। साथ ही राहुल ने यह भी लिखा, PM का एक ही कायदा, देश फूंककर मित्रों का फायदा। बता दें कि बीते कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी के बहाने इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने एक अखबार की कटिंग को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि आपकी संपत्ति 2020 में कितनी बढ़ी? 0। आप जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उसने 12 लाख करोड़ कमाकर अपनी संपत्ति 50% बढ़ा ली। आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों? जानकारी के लिए आपको बता दें, यह कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर निशाना साधा हो। जब अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया, तब भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। उस दौरान राहुल गांधी ने लिखा था कि सच कितनी खूबी से सामने आता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अडानी एंड रिलायंस एंड जय शाह की अध्यक्षता में, #हम 2 हमारे 2। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चोट के बाद एक्शन मोड में ममता आज व्हील चेयर पर करेंगी पदयात्रा, TMC का घोषणा पत्र टला। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चोट लगने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आ रही हैं। वह आज व्हील चेयर पर पदयात्रा करेंगी। ममता बनर्जी दोपहर 1 बजे कोलकाता में पदयात्रा करेंगी। इस दौरान वह दक्षिण कोलकाता में मेयो रोड पर गांधी की प्रतिमा से अपनी पदयात्रा शुरू करेंगी। साथ ही TMC ने आज अपने कार्यक्रम में बदलाव किया है। पार्टी आज अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करेगी। इससे पहले आज पश्चिम बंगाल में TMC अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। बहरहाल ममता बनर्जी चोट के बाद पहली बार मंच पर व्हील चेयर पर नजर आएंगी। वह रविवार को चुनावी मैदान पर एक बार फिर उतरेंगी। इसके बाद वह 15 मार्च से जनसभा की शुरुआत करेंगी। ममता 15 मार्च को पुरुलिया, 16 मार्च को बांकुरा और 17 मार्च को झारग्राम में रैली करेंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चोटिल होने को लेकर विशेष पर्यवेक्षकों की टीम ने निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री दुर्घटना की वजह से घायल हुई हैं। मुख्यमंत्री भारी सुरक्षा के बीच थीं। पर्यवेक्षकों ने किसी भी तरह के हमले की आशंका को नकार दिया है। वहीं मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय ने भी निर्वाचन आयोग को अपनी नई जांच रिपोर्ट सौंप दी है।
किसान नेताओं का कैंपेन जारी। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में किसान आंदोलन की एंट्री हो चुकी है। आज किसान नेता राकेश टिकैत का बंगाल दौरे का दूसरा दिन है, जहां वह सिंगूर में जनसभा करेंगे। इससे पहले नंदीग्राम में राकेश टिकैत ने जनसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की थी। इस दौरान राकेश टिकैत ने खेला होबे की हुंकार भी भरी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता के जरिए शिवसेना का मोदी पर निशाना। बागिन जब घायल होती है तो और भी आक्रामक हो जाती है। जी हां दोस्तों, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए ममता बनर्जी को बंगाल की बागिन बताते हुए लिखा है कि नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई हैं। जब बागिन जख्मी होती है तब वो अधिक आक्रामक और हिंसक हो जाती है। ममता नंदीग्राम में उम्मीदवारी का पर्चा भरने गई थी। कथित रूप से वह हमले में जख्मी हो गई। सामना ने लिखा है कि बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि ममता का ऐसा कहना लोगों की सहानुभूति बटोरने का प्रयास है और इस अपघात की सीबीआई जांच करो। शिवसेना का कहना है कि ममता के पैर में चोट लगी है, उनके पैर में प्लास्टर भी चढ़ा है, लेकिन उस प्लास्टर की सीबीआई इंक्वायरी की मांग पश्चिम बंगाल के चुनाव का सबसे बड़ा मजाक कहा जाएगा। प्लास्टर ममता के पैर में चढ़ा है, लेकिन चिंता बीजेपी को है। ममता के पैर में लगा प्लास्टर भाजपा को कम से कम 10-20 सीटों पर जरूर घायल कर सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।